हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे चित्रकला एनसीईआरटी ड्राइंग 2023 सिलेबस के लिए और चैप्टर नंबर अपना चल रहा था 7, जिसका हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था, यानी कि भाग 1 अपन ने पढ़ लिया था। और भाग 1 में अपन ने पढ़ा था कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने भारतीय लोगों में कला के विकास के प्रति अभाव देखा। उन्होंने देखा कि भारत में कला के विकास या कला को बढ़ावा देने वाले प्रशिक्षण केंद्रों की कमी है। तो उन्होंने इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत के 3 प्रमुख शहरों में कला विद्यालयों की स्थापना की थी, जिनमें मद्रास, बम्बई और चेन्नई थे। फिर जहाँ पर पाश्चात्य शैली को बढ़ावा दिया जा रहा था, यानी कि यूरोपीय ढंग से वहाँ पर कला सिखाई जा रही थी, इसके विरोध में भारत के कुछ कलाकारों ने भारत में जो परंपरावादी जो स्वदेशी शैली है इसको बढ़ावा देने के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर और ई.बी. हैवेल ने बंगाल के शांति निकेतन विश्वविद्यालय में 1919 में कला भवन की स्थापना की थी। फिर बाद में उन्होंने भारतीय चित्रकारों को, जो भारतीय युवा चित्रकार थे, उनको वहाँ पर प्रशिक्षण देने का काम भी किया था। कई भारतीय युवा चित्रकार वहाँ पर आए, जिनमें मुख्य रूप से अपन ने देखा था नंदलाल बोस थे, विनोद बिहारी मुखर्जी थे और भी बहुत सारे मजूमदार, बहुत सारे ऐसे चित्रकार थे जो वहाँ पर आए और शिक्षा ग्रहण उन्होंने की। तो आई थिंक आप लोग फर्स्ट पार्ट पूरा आपने देखा होगा और आपको पूरा लर्न भी होगा, याद भी होगा वो। अगर आपने देखा है तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन सा ऐसा चित्रकार था जो अक्सर अपनी कविताएं लिखते हुए डूडल्स बना दिया करता था, और ये डूडल्स क्या होते हैं? आप इसका जवाब, दोनों क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ताकि मुझे लगे कि आप लोग ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो वीडियो बना रहा हूँ, वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। मुझे अनवरत लगातार ऐसा करना चाहिए, तो आपका इसका आंसर ज़रूर मुझे दोगे। चलो अब अपन आगे चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ते हैं इसका भाग 2। और इसमें अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसमें अपन पढ़ेंगे कि जैसे ही जो पाश्चात्य शैली चल रही थी और दूसरी ओर भारतीय स्वदेशी जो चित्रकला थी बंगाल में वो भी चल रही थी, तो उसी टाइम पे लगभग दूसरे विश्व युद्ध के समय, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक उसी समय भारत में बंगाल के क्षेत्र में एक भयंकर अकाल पड़ता है। और अकाल इतना भीषण होता है, इतना खतरनाक होता है कि बंगाल के लाखों लोग गांवों को छोड़कर नगरों की ओर प्रवास करते हैं, शहरों की ओर पलायन करते हैं, जिससे भारत के जो बसे हुए गांव थे वो उजड़ जाते हैं। तो उसी समय पर जो कुछ ऐसे युवा चित्रकार थे जिन्होंने इस परंपरावादी शैली का विरोध किया और उन्होंने कहा कि भाई हमें परंपरागत शैली, यानी कि जो बंगाल शैली के नाम से जानी जाती है और जो शांति निकेतन के कला भवन में सिखाई जाती है, उस शैली के विरोध में हमें वर्तमान की जो दशा है उसको चित्रित करना चाहिए। बंगाल के गांव में जो अकाल पड़ने पर लोगों की जो दुर्दशा है, हमें उसके बारे में चित्रण करना चाहिए। हमारी चित्रकला वर्तमान समय का साक्षी होनी चाहिए। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक समूह की स्थापना की और उस समूह का नाम था कलकत्ता समूह। एक कलकत्ता समूह के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे जो है प्रिंट मेकिंग के बारे में। आगे वाला जो स्लाइड होगी उसमें अपन पढ़ेंगे जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है उन सब के बारे में। तो देखते हैं भारत में आधुनिक विचारधारा और राजनीतिक कला, अर्थात यानी कि कला जो है वो राजनीतिक रूप लेने लगी थी। कैसे लेने लगी थी? दूसरे विश्व युद्ध के समय बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा और उस अकाल की वजह से बहुत सारे भारतीय बंगाली जो गाँवों में रहने वाले लोग थे वो नगरों की ओर प्रवास करने लगे। गाँव की दुर्दशा इतनी खराब हो चुकी थी कि भारतीय चित्रकारों का उन्होंने ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारतीय चित्रकार इससे प्रभावित हुए और इससे प्रभावित होकर उन्होंने कुछ संकल्प लिया, और वो संकल्प क्या थे वो संकल्प अपन आगे देखेंगे। और वो उन संकल्पों के साथ उन्होंने एक संगठन बनाया और जिस संगठन का नाम था कलकत्ता समूह है। कलकत्ता समूह है एक ऐसा चित्रकारों का संगठन जो वर्तमान समय के चित्रकारी बनाने का, वर्तमान समय के चित्र बनाने के पक्ष में था। इस समूह का गठन जो है वो प्रदोष दास गुप्ता के नेतृत्व में हुआ। एक मूर्तिकार थे प्रदोष दास गुप्ता, जिनकी एक प्रसिद्ध मूर्ति है जिसका नाम है क्वींस ब्रॉन्ज, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित की गई, वहाँ पर रखी हुई है। मूर्ति का नाम है क्वींस ब्रॉन्ज, यानी कि जुड़वा कांस्य से। तो ये मूर्ति किसने बनाई थी? प्रदोष दास गुप्ता ने। कलकत्ता समूह की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? प्रदोष दास गुप्ता के नेतृत्व में। फिर आगे देखिए कि इस समूह के, इस संगठन के सदस्य कौन कौन थे। तो इसके सदस्य थे मजूमदार के अलावा पारितोष सेन, इसके अलावा गोपाल घोष और रथिन मोइत्रा, ये इसके प्रमुख सदस्य थे।
कारण क्या था, क्यों इस समूह की स्थापना की गई? तो कारण ये था कि इन्होंने परंपरागत मूल्यों को त्याग दिया था, यानी कि जो परंपराओं से, जो प्राचीन जो अपनी चित्रशैली बंगाल में चली आ रही थी, उसको त्याग कर उन्होंने वर्तमान की दशा को चित्रित करने का निर्णय लिया। वर्तमान की जो सिचुएशन थी, जिस तरीके से लोग परेशान थे, उस परेशानी को चित्रित करने का निर्णय लिया। दूसरा, उन्होंने गांव की दुर्दशा देखी और समाजवाद की ओर उनका झुकाव बढ़ गया। समाजवाद यानी कि जो समाज यानी कि सभी को बराबर रखने के पक्ष में था, मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स की ओर। तो कार्ल मार्क्स के बारे में आप जानते होंगे क्योंकि आपने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। तो कार्ल मार्क्स के और ये प्रभावित हुए, आकर्षित हुए। इसके अलावा ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग चाहते थे कि उनकी कला वर्तमान जो सामाजिक समस्याएं हैं उन पर चर्चा का विषय बने। तो कुल मिला के इन्होंने बंगाल शैली का विरोध किया था, यानी कि जो बंगाल परंपरागत जो शैली चली आ रही थी, अवनींद्रनाथ टैगोर और ईवी हेवेल के द्वारा जो स्थापित कला भवन था, उसमें जो प्रशिक्षण दिया जा रहा था, उसके ये विरोध में थे। ये लोग चाहते थे कि भाई प्राचीन परंपराएं जो है, मूल्य है, इनको त्याग कर वर्तमान समय का साक्षी रहे हमारी चित्रकला। हम जो चित्र बनाएं वो हमारे वर्तमान समय की जो दुर्दशा है इसका साक्षी रहे। ऐसा निर्धारण करके उन्होंने कलकत्ता समूह की स्थापना की थी। आगे चलते हैं अपन, प्रिंट मेकिंग क्या होती है। तो दोस्तों प्रिंट मेकिंग देखो, चित्त प्रसाद सोमनाथ और होरे द्वारा अपनाई गई विधि है। पहले बात कर लेते हैं प्रिंट मेकिंग होती क्या है। प्रिंट मेकिंग का मतलब होता है कि एक लकड़ी का ऐसा एक सांचा बना लिया जाए जिस पे रंग लगाया और चित्र बना, रंग लगाया और चित्र बना, समझे? यानी कि अगर आपको कागज़ पे या कपड़े पे चित्र बनाने हैं तो वो छापा जो होता है ना, जिस पे अक्सर आपने टैटू बनवाते देखा होगा लोगों को, तो वो जो लकड़ी का सांचा होता है उसे इंक लगाकर उस पर लगाया जाए, उस कागज़ पर या फिर उस कपड़े पर, जल्दी से वो चित्र उस पर छप जाएगा। अगर हाथ से वैसा चित्र बनाया जाएगा तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो वो होती है प्रिंट मेकिंग। और प्रिंट मेकिंग को किसने अपनाया? चित्त प्रसाद और सोमनाथ ने अपनाया, ताकि इन्होंने ये विधि अपनाई गई विधि जिसमें बहुत जल्दी से प्रतिलिपियाँ यानी कि बहुत सारे चित्र बनाए जा सके और उन्हें हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, अधिक से अधिक लोगों के पास में उन्हें पहुंचाया जा सके। और वो कैसा पॉसिबल था? वो पॉसिबल था प्रिंट मेकिंग के माध्यम से ही। फिर देखो आगे, हंगरी बंगाल एक मुख्य चित्र है जिसका नाम है हंगरी बंगाल, भूखा बंगाल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उस टाइम पे, जो राजनीतिक पार्टी थी, उस पार्टी ने चित्त प्रसाद को एक काम सौंपा। और वो काम क्या था कि आप बंगाल के गांवों में जाओ और वहाँ की दुर्दशा देखो, वहाँ के लोगों की समस्याओं को देखो और उन समस्याओं को फिर आप चित्रण करो, स्केच बनाओ। समझ गए आप लोग मैं क्या करना चाह रहा हूँ? कि भारत के उस टाइम पे जो राजनीतिक पार्टी थी उसने चित्त प्रसाद को ये काम सौंपा कि आप बंगाल के गांवों में जाकर वहाँ की समस्याओं का चित्रण करो। और फिर ये चित्रण जो है उन्होंने किया और फिर बाद में इसे प्रकाशित किया गया जिसका नाम था हंगरी बंगाल, यानी कि भूखा बंगाल। इसे प्रकाशित किया गया, जो वर्तमान में ये कहाँ पर है? ये वर्तमान में दिल्ली आर्ट गैलरी में रखा हुआ है। तो ये था अपना स्टार्टिंग वाला। अब देखते हैं अपन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, यानी कि जिस तरीके से अकाल पड़ा और युद्ध हुआ, बंगाल के लोग परेशान हुए और उनसे परेशान होने पर जो भारतीय चित्रकार थे वो किस तरीके से अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से उनकी समस्याओं को हम देखते हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के बारे में। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप राजनीतिक कला जो हमने पीछे देखी अभी, इसके अलावा कला की स्वतंत्रता, इनसे प्रभावित होकर उन्होंने बॉम्बे में सूजा के नेतृत्व में एक संगठन का स्थापना हुई और युवा चित्रकार इसमें शामिल थे। लगभग इस संगठन की स्थापना 1946 में 1946 में हुई थी। और किसके नेतृत्व में हुई थी? सूजा के नेतृत्व में। और इस संगठन का नाम क्या था? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। देखते हैं, आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे का राजनीतिक कला और कला स्वतंत्रता से प्रभावित होकर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना सूजा के नेतृत्व में हुई। इसके सदस्य कौन थे? 1946 में स्थापित इस संगठन के सदस्य थे MF हुसैन, KH आरा, SA बांकरे, HA गांडे और SH रजा। ये प्रमुख चित्रकार इस संगठन के सदस्य थे। इनमें से प्रमुख दो चित्रकारों के बारे में अपन पढ़ेंगे। एक था सूजा और दूसरा था MF हुसैन। सूजा जो मुख्य रूप से पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुका था कला के रूप में,
क्योंकि इसने प्रमुख रूप से नारी सौंदर्य पर चित्रण किया। और नारी सौंदर्य में इसने जो है नारी को नग्न अवस्था में चित्रित किया। नग्न अवस्था मतलब बिना कपड़ों के इसने चित्रित किया। और जो शारीरिक अंग होते हैं इनको भी इसने बड़ा चढ़ाकर बताया, यानी कि इन्होंने जो शारीरिक अनुपात होता है, बॉडी का जो अनुपात होता है, उसको भी पूरी तरीके से इसने चेंज कर दिया। देखते हैं, इन्होंने नैतिकता और सौंदर्य की भावना को चुनौती दी। इसके प्रयोग सबसे ज़्यादा नारी सौंदर्य पर थे और इन्होंने नारी को नग्न चित्रित किया, शारीरिक अंगों को बड़ा चढ़ाकर चित्रित किया, यानी कि पूरी रूप से जो शारीरिक संयोजन होता है, शारीरिक जो अनुपात होता है, उसको भी इसने बिगाड़ कर रख दिया। दूसरा आता है एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन, इन्होंने चमकदार रंगों का प्रयोग किया। चमकदार रंगों का प्रयोग किया। यह भारतीय शैली से, यानी भारतीय जो पौराणिक ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथ थे, इसके अलावा जो शिल्प वस्तुएं थी और जो शिल्प ग्राम थे, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। कौन? एम.एफ. हुसैन। और इनका एक प्रसिद्ध चित्र भी है जिसका नाम है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा चित्र किसका है? एम.एफ. हुसैन का। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, तो वहाँ जाके भी मुझसे जुड़े। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।